नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 2 दिसंबर 2025 है और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पार्लियामेंट किस प्रकार से धीरे धीरे रिट्रीट कर रही है, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आज द हिंदू का, ये हार्ट रिजिलियंट अर्बन प्लानिंग से संबंधित। तीसरा आर्टिकल इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे चाइना क्यों अरुणाचल पर बार बार क्लेम करता है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल पार्लियामेंट के रिट्रीट से संबंधित है, मतलब पार्लियामेंट के कमजोर होने से संबंधित है। मनीष तिवारी ने यह आर्टिकल लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में, और अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इस आर्टिकल में ना ब्रॉडली हम 4 चीजें समझेंगे। सबसे पहले डायग्नोसिस, मतलब डेटा क्या कहता है, पार्लियामेंट कितने दिन काम कर रहा है 1 साल में। दूसरा, फिर हम समझेंगे विलन कौन है, क्यों पार्लियामेंट रिट्रीट कर रही है, कमजोर कर रही है, क्या दिक्कत है। फिर तीसरे नंबर पे कंपैरिजन समझेंगे, मतलब हमारे देश की पार्लियामेंट को हम यूएस और यूके के सिस्टम से कंपेयर करेंगे, और सबसे लास्ट में बात करेंगे सॉल्यूशन की। समझ गए। कंटेक्स्ट देखो ये है, अभी ना पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है, हो ही गया, मतलब कल पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट हो गया। और ना आजकल ना पार्लियामेंट में डिबेट कम, शोर ज्यादा होता है। लॉज बिना डिस्कशन के पास हो रहे हैं। एमपीज अब जनता की आवाज नहीं है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बस अब पार्टी के सर्वेंट्स बन के रह गए हैं। समझ गए। तो यहां पे पहला एस्पेक्ट राइटर बताते हैं बेसिक्स के साथ में, आइडियल वर्सेस रियलिटी। पहला एस्पेक्ट है, ये क्या है, चलो हाँ, पहला एस्पेक्ट क्या है, पहला एस्पेक्ट है आइडियल वर्सेस रियलिटी। इस एस्पेक्ट में राइटर देखो ये बोलते हैं, हमारी जो डेमोक्रेसी है ना वो वेस्टमिनिस्टर मॉडल पर बनी है, यानी ब्रिटेन का मॉडल है। अब इस वेस्टमिनिस्टर मॉडल का ना एक सिंपल प्रिंसिपल है बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर किन किन के बीच में, 3 प्लेयर्स के बीच में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब यहां पे जो फोकस है वो 2 प्लेयर्स पे है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। आपको देखो एक चीज तो पता है, जनता जो है वो लेजिस्लेचर चुनती है। जैसे पार्लियामेंट में ना लोकसभा के इलेक्शन हुए, पार्लियामेंट में लोकसभा के इलेक्शंस हुए, 545 लोकसभा के मेंबर्स चुने गए और जनता ने अपने प्रतिनिधियों को चुना हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अब इन्हीं से सरकार बनेगी, लेजिस्लेचर के अंदर से ही सरकार निकल के आएगी। समझ रहे हो, मतलब जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास में लोकसभा में मेजोरिटी होगी, या फिर ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के पास में लोकसभा में मेजोरिटी होगी, वो सरकार बनाएगी। मतलब सरकार जो निकलती है वो एग्जीक्यूटिव के बीच से निकलती है। एग्जीक्यूटिव को गवर्न करने के लिए ना, इसीलिए देखो एग्जीक्यूटिव को गवर्न करने के लिए ना लोकसभा का कॉन्फिडेंस चाहिए, पार्लियामेंट का कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर पार्लियामेंट का कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर सरकार गिर जाएगी, एग्जीक्यूटिव गिर जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर के अंदर से ही निकलता है। लेजिस्लेचर में जिसकी मेजोरिटी है वही सरकार बनाता है, जिसकी मेजोरिटी खत्म हो गई अगर, फिर वो सरकार गिर जाएगी। और बदले में देखो जो लेजिस्लेचर है ना वो क्वेश्चन पूछता है एग्जीक्यूटिव से। जो लेजिस्लेचर है यानी पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछता है। पार्लियामेंट का काम है एग्जीक्यूटिव को चेक करना, उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना। राइटर इसे ना डांस ऑफ डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। लेकिन आज हो क्या रहा है, ये डांस ना अब एक मोनोलॉग बन गया है। सिर्फ सरकार बोलती है और पार्लियामेंट बस सुनती है। पार्लियामेंट क्वेश्चन नहीं पूछ रही है एग्जीक्यूटिव से। आज के समय में क्वेश्चन पार्लियामेंट को पूछने चाहिए एग्जीक्यूटिव से यानी सरकार से, लेकिन एग्जीक्यूटिव जो है यानी सरकार जो है वो डोमिनेट कर रहा है और लेजिस्लेचर बिल्कुल चुप है। अब इसके डेटा क्या है, मतलब क्या सबूत है, आप ये देखो। फर्स्ट लोकसभा वर्सेस 17th लोकसभा आप कंपेयर कीजिए। फर्स्ट लोकसभा सिचुएशन याद कीजिए, नया रिपब्लिक बना था, देश गरीब था, फिर भी देखो पार्लियामेंट साल में ना एवरेज 135 दिन बैठती थी। लेकिन आप ना 17वीं लोकसभा से कंपेयर करिए, देश आपको पता है आज के समय में कितना कॉम्प्लेक्स हो गया है।
पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में ही हैं। इश्यूज आज बहुत ज्यादा हैं, एआई जैसी टेक्नोलॉजी आ रही है, लेकिन पार्लियामेंट एक साल में कितने दिन बैठ रही है? सिर्फ एवरेज 55 दिन। एवरेज 55 दिन। सोचो जरा, काम पार्लियामेंट का बढ़ गया है, लेकिन काम करने का वक्त आधा हो गया है। और ये सिर्फ देखो डेटा नहीं है, ये एक डराने वाला मैट्रिक है। इसका मतलब है कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो खोखली हो रही है, होलो हो रही है, नाम नाम का है। पार्लियामेंट के पास में स्क्रूटिनी का टाइम ही नहीं है, एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछने का टाइम ही नहीं है, एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का पार्लियामेंट के पास में टाइम ही नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? मतलब दिक्कत, सिचुएशन तो हमने जान ली। विलेन कौन है? विलेन है राइटर के अनुसार एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन के लॉ के कारण यह सारा कबाड़ा हुआ है। समझ रहे हो? मतलब पार्लियामेंट के डिक्लाइन का जिम्मेदार कौन? राइटर के अनुसार एंटी डिफेक्शन लॉ। आप ना थोड़ा बेसिक समझो। 1985 में 1985 में संविधान का 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था। पर्पस क्या था? पर्पस था आयाराम गयाराम के कल्चर को रोकना। मतलब एमपीज एमएलएज जो पैसे लेकर पार्टी बदल लेते हैं ना, उस कल्चर को रोकना। इंटेंशन देखो अच्छी थी इस एंटी डिफेक्शन लॉ की, कि हाँ भाई पैसे ले लेके लोग पार्टी बदल लेते हैं, एमपी एमएलए, उस कल्चर को रोकना। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये हुई कि इस लॉ ने ना एमपी के जमीर को मार दिया इस कानून ने। आप पूछोगे सर जमीर को कैसे मार दिया? क्योंकि देखो इस एंटी डिफेक्शन लॉ में ना एक प्रोविजन है वीप का। पार्टी का ना एक मॉनिटर होता है जो वीप जारी करता है। अगर पार्टी कमांड ने कहा कि इस बिल पे यस वोट करना है, तो देखो एमपीज को यस ही वोट करना पड़ेगा। अगर पार्टी के मॉनिटर ने व्हीप जारी कर दिया है एमपीज के लिए कि सभी एमपीज यस वोट करेंगे, अगर कोई एमपी नो वोट करता है ना, पार्टी के व्हीप यानी पार्टी के ऑर्डर के अगेंस्ट जाके फिर उस पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाएगा और फिर उसकी सदस्यता जा सकती है। समझ रहे हो? मतलब ये है, चाहे एमपी को बिल के बारे में कुछ और लगता है, चाहे उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों को उस बिल के बारे में कुछ और लगता है, लेकिन अगर पार्टी ने कुछ बोल दिया, व्हीप जारी हो गया, तो बस वही मानना पड़ेगा। चाहे एमपी की अंदरूनी राय कुछ और हो, चाहे एमपी के कंस्टिट्यूएंसी की अंदरूनी राय कुछ और हो, बस उसको पार्टी के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो हो इससे यह गया है, एमपीज आर लेस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, मोर सब्जेक्ट्स ऑफ देयर पार्टीज व्हीप। मतलब एमपीज अपने कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की आवाज को नहीं उठा पाते, बस उनको पार्टी के व्हीप की बात माननी पड़ती है। वो पार्टी के व्हीप के चेले बन गए हैं, यूं मान लीजिए, कठपुतली बन गए हैं। एमपीज अब लॉ मेकर नहीं रहे, बस अब वो गिनती बढ़ाने के लिए नंबर बन के रह गए हैं। गिनती बढ़ाने के लिए सिर्फ नंबर बन के रह गए हैं, क्योंकि उनको दिमाग लगाना ही नहीं है। जहां पे पॉलिटिकल पार्टी बोलती है वहां पे उनको वोट देना है, अपना तो उनका कुछ है ही नहीं। समझ रहे हैं? लेकिन देखो इस व्हीप सिस्टम ने ना पार्लियामेंट का जो कोर फंक्शन है ना उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है। कैसे? एक सेकंड को। जैसे सबसे पहले है पावर ऑफ पर्स। पावर ऑफ पर्स मतलब बजट। डेमोक्रेसी का एक बेसिक रूल है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अमेरिकन रेवोल्यूशन में यही तो हुआ था, हम टैक्स नहीं देंगे अगर हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब सरकार देखो बिना पार्लियामेंट की परमिशन के 1 रुपया खर्च नहीं कर सकती, लेकिन जब बजट आता है ना, तो आप बताओ क्या वोटिंग फ्री होती है? नहीं, व्हीप लगा दिया जाता है कि सभी एमपीज को इसी प्रकार से वोट देना है। तो होता यह है, रूलिंग पार्टी के हर एमपी को बजट वाला जो बिल होता है उसके पक्ष में वोट देना ही पड़ता है, उनके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं होता। तो मतलब स्क्रूटिनी कहां है बजट की? वो तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन के रह गया है। आप दूसरा देखिए, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट आप सोच के देखो, पार्लियामेंट किसी जज या पार्लियामेंट का जज या प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कर रही है। अब यहां पे ना एमपीज को
जज की तरह एक्ट करना चाहिए, एमपीज को जज की तरह एक्ट करना चाहिए कि वास्तव में प्रेसिडेंट या फिर जस्टिस की गलती है या नहीं है। एविडेंस देख के एमपीज को फैसला लेना चाहिए। लेकिन यहां भी पार्टी व्हिप जारी करती है। अगर पार्टी बोले जज को हटाओ तो एमपीज को वोट करना पड़ेगा। अगर पार्टीज बोले कि जज को रखना है तो एमपीज को जज के पक्ष में वोट देना पड़ेगा। एक जज कभी देखो बायस्ड नहीं हो सकता, लेकिन इस केस में एक एमपी जो जज की तरह काम करता है वो बस व्हिप के अनुसार काम करता है, उसकी कोई आत्मा नहीं है। इसीलिए तो बोला शुरुआत में कि ये व्हिप सिस्टम ने ना एमपीज के जमीर को मार दिया है। उनको उसी के अनुसार चलना पड़ता है जो पार्टी बोलती है। फिर इसके बाद में एक और चीज आती है सरकार के एटीट्यूड की। अब राइटर थोड़ा सरकार के एटीट्यूड के बारे में बोलते हैं कि डेमोक्रेसी का देखो एक रूल है कि जीतेगी तो सरकार, क्योंकि नंबर उनके पास में होते हैं, लेकिन अपोजिशन को बोलने का हक होना चाहिए। यह डेमोक्रेसी का रूल है। लेकिन आज की आप ना रियलिटी देखिए, सरकार कहती है इवन हाउस को चलाने की जिम्मेदारी भी अपोजिशन की है, जबकि देखो ये गलत नैरेटिव है। हाउस का एजेंडा कौन सेट करता है? हाउस का एजेंडा गवर्नमेंट सेट करती है। भाई हाउस में क्या क्या होगा, कौन कौन से बिल आएंगे, सब कुछ सरकार डिसाइड करती है। अपोजिशन का काम है स्क्रूटिनी करना, अपोजिशन का काम है स्क्रूटिनी करना, अपोजिशन का काम है क्रिटिक करना। लेकिन देखो अपोजिशन जो है वो स्क्रूटिनी कैसे करेगा? डिस्कशन करवा के उस इश्यू पे। बट सरकार जब उस डिस्कशन के नोटिस को, अपोजिशन के द्वारा दिए गए डिस्कशन के नोटिस को रिजेक्ट कर देती है ना, तो अपोजिशन के पास क्या बचता है? अपोजिशन के पास बचता है सिर्फ डिसरप्शन, यानी हल्ला बोलना, और क्वेश्चन आवर, 0 आवर जैसे इंपॉर्टेंट जो आवर्स हैं जिसमें सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, वो भी इस डिसरप्शन में, इस हल्ले में धुल जाते हैं। सरकार देखो बड़े बड़े जो कानून है ना मिनट में पास कर देती है। जैसे फार्म लॉज आए थे, हालांकि बाद में वापस ले लिए गए, आए और वापस चले गए। इसी कारण तो गए क्योंकि उन पर डिस्कशन ही नहीं हुआ था। पार्लियामेंट की कमेटीज जो एक प्रकार से ना वर्कशॉप ऑफ डेमोक्रेसी होती हैं, कई बार तो पार्लियामेंट की कमेटीज को ही बाईपास कर दिया जाता है। और यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है स्पीकर का। स्पीकर का रोल आता है। देखो क्रिकेट में अंपायर अगर बॉलर की टीम का होना तो मैच फेयर होगा? आप बताइए, नहीं होगा। उसी प्रकार से पार्लियामेंट में स्पीकर और चेयरमैन, अब ये देखो कॉन्स्टिट्यूशनल एमिनेंट पोस्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं। अब इनको न्यूट्रल आर्बिट्रर होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस में देखो अक्सर रूलिंग पार्टी के टूल बन जाते हैं स्पीकर और चेयरपर्सन। अपोजिशन एमपीज को डिसिप्लिन करने के लिए स्पीकर वगैरह अपनी पावर यूज करते हैं। राइटर कहते हैं मतलब जो इनका रोल है ना स्पीकर और चेयरपर्सन का, इनकी भी पब्लिक स्क्रूटिनी होनी चाहिए। ये भी स्क्रूटिनी से ऊपर नहीं है क्योंकि ये रूलिंग पार्टी की तरफ बायस्ड होकर काम करते हैं। अब राइटर कहते हैं थोड़ा ना पास्ट में चलते हैं, थोड़ा इतिहास में हम चलते हैं। 1258 की बात, ऑक्सफोर्ड पार्लियामेंट। यहां देखो पहली बार यह डिसाइड हुआ था कि राजा जो है अपनी मर्जी से नहीं चलेगा, उसे इलेक्टेड काउंसिल की सलाह लेनी पड़ेगी। सिस्टम देखो डिजाइन ही ऐसा था कि एग्जीक्यूटिव ना लेजिस्लेचर के नीचे रहेगा। लेकिन आज दुनिया कहां और हम कहां पे हैं? यूके का एग्जांपल लीजिए, वहां पे ना पार्लियामेंट से सीधा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पीएमक्यू होते हैं, पीएमक्यू यानी पार्लियामेंट क्वेश्चन सेशन। हर हफ्ते पीएम को हाउस में आकर टफ सवालों का जवाब देना पड़ता है, वो भी लाइव। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता। आप यूएस यूके का एग्जांपल लीजिए, वहां पे कमेटीज बहुत पावरफुल हैं, टॉप ऑफिशियल्स को समन कर सकती हैं, पॉलिसी बदल सकती हैं, वहां पे कमेटीज इतनी पावरफुल हैं। लेकिन हमारे देश में नहीं है। हम देखो उल्टा जा रहे हैं, बल्कि हमारा जो लेजिस्लेचर है पहले इसके पास में पावर था, बट अब ये धीरे धीरे सिर्फ रबर स्टैंप बन गया है। जो सरकार कहती है वही बनता जा रहा है। हमारे फाउंडिंग फादर्स आज अगर देखो ये चीज देखते तो उनको बहुत ज्यादा दुख होता। तो लास्ट में देखो सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन देखो ये है, सबसे पहले तो ना एंटी डिफेक्शन लॉ को रिकंसीडर करो। एंटी डिफेक्शन लॉ के अनुसार पार्टी अगर विहिप जारी कर दे
तो एमपीज को बात माननी पड़ती है, नहीं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। ये चीज सिर्फ ना नो कॉन्फिडेंस मोशन तक होना चाहिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन फैसला करता है कि सरकार गिरेगी या बचेगी। तो ये चीज सिर्फ नो कॉन्फिडेंस मोशन तक लागू होनी चाहिए। हर बिल पे वीप मत लगाओ, एमपीज को बोलने दो, दिल से बोलने दो। दूसरा देखो, सरकार को हाउस चलाने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। डिस्कशन से भागना सरकार को बंद करना होगा। तीसरा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज है ना, उनको न्यूट्रल बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो? देखो, फेमस कहावत है जिसपे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ऐसे पूछा था, पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। देखो, पार्लियामेंट का काम है उस एब्सोल्यूट पावर को रोकना। अगर हमने ये करेक्टिव मेजर नहीं लिए तो हमारा पार्लियामेंट एक बिल्डिंग रह जाएगा, अंदर सिर्फ साइलेंस होगा, सन्नाटा होगा। और ये जो साइलेंस है ना, ये चीख चीख कर बोलेगा कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो मर गई है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, हार्ट फ्रेंडली सिटीज के बारे में है। देखो, अक्सर ना हम स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं, क्लीन सिटीज की बात करते हैं, लेकिन हम ना हार्ट रिजिलियंट सिटीज के बारे में कभी नहीं सोचते। तो ये आर्टिकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्थ से रिलेटेड। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट हम जानेंगे, साइलेंट क्राइसिस जानेंगे, कैसे हार्ट क्राइसिस हमारे देश में आ रहे हैं, प्रॉब्लम जानेंगे, प्लानिंग के 5 पिलर्स जानेंगे, इसके अलावा वे फॉरवर्ड भी डिस्कस करेंगे, सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंटेक्स्ट क्या है? देखो, 8 अक्टूबर 2025 को ना यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने ना एक डे ऑब्जर्व किया, वर्ल्ड हैबिटेट डे। थीम क्या थी? अर्बन सॉल्यूशंस टू क्राइसिस। अर्बन सॉल्यूशंस टू क्राइसिस। सरकार ने बड़े बड़े प्रोग्राम हाईलाइट किए, जैसे देखो प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटीज मिशन। देखो, ये सब अच्छी बात है, हमें घर चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस चकाचौंध के नीचे ना एक साइलेंट इमरजेंसी चल रही है, एक शांत तूफान। वो क्या है? वो है हार्ट डिजीज और डायबिटीज की संख्या में बहुत ज्यादा इजाफा होना। आर्टिकल कहता है, देखो, अर्बन डेथ्स का जो मेन रीजन है ना, वो कार्डियोवास्कुलर संबंधित प्रॉब्लम्स हैं। आपने ये डेटा देखिए, डेटा ये कहता है अर्बन इंडिया में हार्ट डिजीज का रेट रूरल इंडिया से लगभग देखो डबल है, 2 गुना है। और सबसे डरावनी बात जानते हो क्या है? पेशेंट्स की उम्र ना, बहुत सारे पेशेंट्स की उम्र 50 से कम होती है। मतलब जवान लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा चिंता की बात है। और इसका जवाब देखो हमारी ना डेली लाइफ में है। लोग लंबा सफर करते हैं, कम्यूटिंग करते हैं जॉब के लिए, दूसरे रीजन्स की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर। शहरों की हवा देखिए कितनी ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है। ग्रीन स्पेस जो है वो शहरों में श्रिंक होते जा रहे हैं, पार्क कम है, और स्ट्रेस जो है शहरों में ज्यादा देखने को मिलेगा। हम शहरों में ना अपॉर्चुनिटी ढूंढने आते हैं, पर बदले में जो हेल्थ रिस्क है वो हम यहां से लेकर जाते हैं। इसके बाद ना राइटर हेल्थ ज्योग्राफी में ना एक कंसेप्ट बताते हैं, नेबरहुड इफेक्ट। नेबरहुड इफेक्ट यानी आप कहां रहते हो वो डिसाइड करता है कि आप कब तक जियोगे। देखो, भारत में ना हॉस्पिटल्स वहां ज्यादा खुलते हैं जहां पे लैंड वैल्यू हाई है और जहां लोग पे कर सकते हैं। जहां जरूरत है वहां पे हॉस्पिटल नहीं है। देखो, ये मार्केट लॉजिक तो है, लेकिन ये मेडिकल नेसेसिटी नहीं है। जहां पे जरूरत है वहां पे हॉस्पिटल नहीं है, जहां पे कर सकते हैं वहां पे हॉस्पिटल है। मार्केट के हिसाब से ठीक है, लेकिन मेडिकली गलत है। अब ना आप थोड़ा अर्बन प्लानिंग का कोर इशू समझो। आर्टिकल ना एक बहुत पावरफुल लाइन यूज करता है, फॉर डेकेड्स डेवलपमेंट हैज ऑपरेटेड इन साइलोज। मतलब साइलोज का मतलब होता है जब अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपस में बात नहीं करते। जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, सड़क बना रहा है, पर यह नहीं सोच रहा कि वहां लोग पैदल कैसे चलेंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट है, बीमारी ठीक कर रहा है, पर यह नहीं देख रहा कि शहर का डिजाइन ही बीमारी पैदा कर रहा है। ग्रीन इनिशिएटिव्स, जो ग्रीन इनिशिएटिव्स होते हैं ना, उनको सिर्फ डेकोरेशन समझ लिया जाता है कि हाँ इससे थोड़ी खूबसूरती बढ़ेगी, लेकिन यह नहीं सोचा जाता कि ग्रीन इनिशिएटिव्स कैसे हेल्थ का पार्ट है। तो नतीजा जानते हो क्या होता है? जब सभी डिपार्टमेंट्स आपस में बात नहीं करते तो नतीजा क्या होता है? हमने एक्सप्रेसवेज बनाए जिसने देखो
कार डिपेंडेंस बढ़ा दी, हमने फास्ट फूड जोन से अलाउ किए जिसने अनहेल्थी डाइट दी, ट्रैफिक कंजेशन हुआ जिसने पोल्यूशन बढ़ाया। अब इससे ना जो सिडेंट्री लाइफस्टाइल है ना, मतलब बैठने वाली जो लाइफ है ना, वो बहुत ज्यादा इस्टेब्लिश हो गई है आज के जमाने में। जब देखो शहर का डिजाइन ही ऐसा हो तो आप पैदल ही ना चल सको तो आप एक्टिव कैसे रहोगे, आप बताओ। तो ये चीजें हैं। अब इसके बाद राइटर सॉल्यूशंस देते हैं। सॉल्यूशंस थोड़ा मैं आपको सिस्टमेटिक ढंग से बताता हूं। राइटर ना यहां पे 5 सॉल्यूशंस देते हैं, 5 एक एक करके मैं आपको बताता हूं। चलो यहीं पे बता देता हूं। पहला है वॉकेबिलिटी एंड एक्टिव मोबिलिटी। बेसिक्स समझो आप। देखो, अगर फुटपाथ सेफ होंगे, अगर फुटपाथ शेडिड होंगे, मतलब छायादार होंगे, तो लोग फुटपाथ पे चलेंगे। अगर साइकिल लेन्स होंगी तो लोग देखो साइकिल चलाएंगे। अगर है ही नहीं शेडिड फुटपाथ, अगर है ही नहीं साइकिल लेन्स, तो लोग चलाएंगे क्या? और साइकिल चलाएंगे, पैदल चलेंगे, तो इससे हाइपरटेंशन और डायबिटीज का जो रिस्क है वो कम होगा। फिर दूसरा पॉइंट राइटर बोलते हैं ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर देखो सुंदरता के लिए नहीं, ट्रीज और अर्बन फॉरेस्ट शहर को देखो ठंडा भी रखते हैं, ये हवा को फिल्टर भी करते हैं, और रिसर्च ये कहती है कि पोल्यूशन कम होने से जो हार्ट अटैक्स है ना वो कम होते हैं। तीसरा है मिक्स्ड लैंड यूज। इसका मतलब क्या है? रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, रिक्रिएशनल। रेजिडेंशियल मतलब घर, कॉमर्शियल मतलब दुकान, रिक्रिएशनल मतलब पार्क। ये सारे एरियाज ना एक साथ होने चाहिए। अगर देखो स्कूल, ऑफिस और सब्जी मंडी घर के पास होगी तो आप देखो गाड़ी नहीं निकालोगे, जो आपका कम्यूट टाइम है, आने जाने का जो टाइम है वो कम होगा, स्ट्रेस कम होगा, स्ट्रेस कम होगा तो हार्ट पे कम असर पड़ेगा। चौथा पॉइंट देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखो अफोर्डेबल होना चाहिए और क्लीन एनर्जी ट्रांजिट वाला होना चाहिए। अब इसके 2 फायदे होंगे, एक तो एमिशंस कम होगा, दूसरा जो सीडेंट्री ट्रेवल टाइम है वो घटेगा। जब देखो आप मेट्रो तक चल कर जाते हो तो वो भी एक एक्सरसाइज है। सबसे लास्ट में है हेल्दी फूड इकोसिस्टम। शहर में देखो लोकल मार्केट्स और कम्युनिटी गार्डन्स होने चाहिए। जंक फूड जंक फूड की एडवर्टाइजमेंट होती है ना, उस पर रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। जब देखो हेल्दी खाना एक्सेसिबल होगा तभी लोग खाएंगे ना। तो ये 5 पॉइंट्स राइटर देते हैं। फिर राइटर ना एक इनविजिबल थ्रेट की भी बात करते हैं। मतलब शहरों में कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो बहुत नुकसान पहुंचाती हैं लेकिन इनविजिबल हैं, जैसे PM 2.5 है। ये देखो गाड़ियों और इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं है, पार्टिकल्स हैं, बहुत महीन पार्टिकल्स होते हैं, और ये सांस के जरिए ना खून में मिल जाते हैं और हार्ट अटैक का या फिर हार्ट स्ट्रोक का जो रिस्क है वो बढ़ा देते हैं। और देखो हमारे जो शहर है ना एक प्रकार से कंक्रीट के जंगल बन गए हैं। अब कंक्रीट जो होता है शहरों में वो देखो गर्मी को ट्रैप करता है, इससे एक इफेक्ट बन जाता है अर्बन आइलैंड इफेक्ट। अब ये अर्बन आइलैंड इफेक्ट जो होता है ये भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे ना बहुत ज्यादा लोड डालता है। इवन शहरों में कई बार साफ पानी नहीं मिलता, गंदा पानी मिलता है, वो भी शरीर में ना मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स क्रिएट करता है। तो ये कुछ इनविजिबल थ्रेट्स हैं। अगर देखो हमने इंटरवेंशन नहीं किया, स्ट्रॉन्ग स्टेप्स नहीं लिए ना, तो 2050 तक एशिया में जो कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी है ना, मतलब हार्ट डिजीज की वजह से जो डेथ्स होती है ना, वो 91% बढ़ सकती हैं। तो हमें देखो यहां पे ना डिजिटल इनोवेशंस चाहिए, जैसे AI इनेबल्ड सेंसर्स हैं जो रियल टाइम बेसिस पे एयर क्वालिटी बताएं। इसके अलावा हमें हीट की मैपिंग वाले इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए जो बताएं शहर का कौन सा हिस्सा सबसे गर्म है। सिटीजन रिपोर्टिंग एप्स हमें चाहिए। और देखो ये पूरा जो आर्टिकल अभी तक हमने डिस्कस किया ना, इसमें सोशल जस्टिस का एंगल है। आर्टिकल कहता है देखो जो लो इनकम कम्युनिटीज है ना वो सबसे खराब कंडीशन में रहती हैं, वहां पे पोल्यूशन सबसे ज्यादा होता है, वहां पे कनेक्टिविटी सबसे खराब, वहां पे ग्रीनरी नहीं होती। तो ये जो पूरा इशू हमने डिस्कस किया ये सोशल जस्टिस का भी एंगल है। एक स्टडी है इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन स्टडी। इस स्टडी का ना डेटा ये कहता है कि जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स है ना, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स यानी जो गरीब लोग हैं, उनमें हार्ट डिजीज का जो रिस्क है ना वो 2.3 टाइम्स ज्यादा होता है, 2.3 फोल्ड ज्यादा होता है। अब यहां पे राइटर एक टर्म यूज करते हैं ग्रीन जेंट्रिफिकेशन।
इस टर्म का मतलब यह है कि जब हम किसी गरीब इलाके में पार्क या फिर अच्छी सुविधा बना देते हैं ना, तो वहां की जमीन महंगी हो जाती है, गरीब आदमी फिर वहां से निकाल दिया जाता है और अमीर लोग आ जाते हैं। राइटर कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें देखो इक्विटी ऑडिट करने होंगे, प्लानिंग में कम्युनिटी को शामिल करना होगा। तो लास्ट में कंक्लूजन में राइटर ये बोलते हैं, इंडिया देखो अभी ना एक चौराहे पर खड़ा है। हमारे पास में नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ना $10 बिलियन अर्बन इन्वेस्टमेंट प्लान अनाउंस किया है इंडिया के लिए। ये देखो लास्ट में है, ये रहा $10 बिलियन का अर्बन इन्वेस्टमेंट प्लान 2025 में ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अनाउंस किया। अब देखो हमें ना कोलैबोरेट करना होगा। कोलैबोरेट किस किस के बीच में? एक तरफ जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, हेल्थ एजेंसीज हैं, सिविल सोसाइटी है, सबको साथ आना होगा। अब देखो ये सब डिपार्टमेंट्स साइलोज में नहीं चल सकते। आप सोच के देखिए, दिल्ली के शेडेड कॉरिडोर जहां लोग धूप से बचते हुए चल रहे हैं, चेन्नई की साइकिलिंग रूट्स जहां पे बच्चे जो हैं वो मोटापे से लड़ रहे हैं, सूरत के कॉम्पैक्ट नेबरहुड जहां पे स्ट्रेस कम है, ये सब तभी बनेगा जब देखो सारे डिपार्टमेंट, सारी एजेंसीज मिल के साथ काम करेंगी। विंस्टन चर्चिल ने ना एक बात बोली थी, वी शेप आवर बिल्डिंग्स देयर आफ्टर दे शेप अस। और राइटर भी यही कह रहे हैं, हेल्थ सिर्फ देखो विल पावर का खेल नहीं है। हवा जो हम सांस लेते हैं, रास्ते जिन पर हम चलते हैं, ये सब देखो हमारी हेल्थ डिसाइड करते हैं। तो फाइनल जो लाइन है राइटर की यही है, शहर देखो सिर्फ स्मार्ट नहीं होने चाहिए, शहर हार्ट रिजिलियंट होने चाहिए। मतलब ऐसे शहर जिनका हार्ट पे कम से कम इंपैक्ट हो, खराब इंपैक्ट हो, अच्छा इंपैक्ट हो जो हो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो ट्रिब्यून का है, व्हाई चाइना इज इंसिस्टिंग ऑन अरुणाचल ट्रैक्ट। ये जो आर्टिकल है ये सिर्फ देखो बॉर्डर इशू नहीं है, ये सोवरेनिटी का भी इशू है। और अभी हाल ही में क्या हुआ है वो डिस्कस करेंगे। क्लेम क्या है चाइना का, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, चाइना की टैक्टिक्स क्या है, स्ट्रेटेजिक रीजंस, वे फॉरवर्ड, सब डिस्कस करेंगे। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले न्यूज़ जानते हैं हुआ क्या है। देखो हाल ही में ना एक इंडियन नेशनल को चाइना ने डिटेन कर लिया। वजह क्या थी? वजह थी उसका पासपोर्ट। वो लेडी ना अरुणाचल प्रदेश की थी। चाइनीज ऑफिशियल्स ने ये बोला कि ये जो इंडियन पासपोर्ट है ना आपका वैलिड नहीं है। सोचिए एक इंडियन सिटीजन को उसके ही पासपोर्ट पर चैलेंज किया जाए, तो इंडिया के लिए देखो बहुत गंभीर इशू है। इंडिया ने उनके एम्बेसडर वगैरह को बुलाया, इंडिया ने बोला, स्ट्रोंग आपत्ति जाहिर की कि देखो हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि चाइना ने ये पहली बार किया है, चाइना ने इससे पहले भी ऐसा किया है। चाइना का ये कहना है कि वो लेडी जो है वो इंडिया से नहीं है। चाइना के हिसाब से वो लेडी थी जंगन से, ZANGAN, मतलब जंगन जो नाम है ना ये चाइनीज नेम है अरुणाचल के लिए। तो चाइना कहता है कि वो लेडी इंडियन सिटीजन नहीं थी, वो जंगन से थी जो कि चाइना का पार्ट है। बेसिकली देखो अरुणाचल को ना चाइना साउथ तिब्बत मानता है। और वैसे ये कोई नई बात नहीं है, ये चाइना की पुरानी आदत है। वो छोटे छोटे इश्यूज को ना मिनी क्राइसिस में बदल देता है और ये चाइना जानबूझ के करता है। ये डेलिब्रेट प्रोवोकेशन होता है सामने वाले देश पर प्रेशर डालने के लिए। अब थोड़ा सा ना हम बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। देखो अरुणाचल प्रदेश इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन चाइना इसे क्या बोलता है? चाइना इसे बोलता है जंगन यानी साउथ तिब्बत का पार्ट। अब ये क्लेम देखो, चाइना का जो क्लेम है ये 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे है। 90,000 अरुणाचल का जो एरिया है ना, 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे चाइना का ये क्लेम है। और चाइना अपनी सोवरेनिटी असर्ट करने के लिए ना ये सब हरकतें करता है अरुणाचल के ऊपर, कि अरुणाचल तो हमारा पार्ट है, जिसे हम जंगन बोलते हैं। और वो बार बार इंडिया की अथॉरिटी को चैलेंज करता है। लेकिन अगर हम इतिहास में पीछे चलते हैं, बात है 1914 की। 1914 में क्या हुआ था? शिमला कन्वेंशन साइन हुई थी। किस किस के बीच में ये शिमला कन्वेंशन साइन हुई थी? एक तरफ ब्रिटिश इंडिया और दूसरी तरफ तिब्बत, दोनों के बीच में यह एग्रीमेंट हुआ था। दोनों के बीच में बॉर्डर डिसाइड हुआ कि ये जो मैकमोहन लाइन है ना, ये बॉर्डर है ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में।
और ये लाइन किसने ड्रा की थी? ये लाइन ड्रा की थी सर हेनरी मैकमोहन ने। अब इस लाइन ने ना अरुणाचल प्रदेश को इंडिया में दिखाया। मैकमोहन लाइन ने अरुणाचल प्रदेश को इंडिया में दिखाया। उस समय अरुणाचल को कहा जाता था नेफा। लेकिन चाइना का आर्गुमेंट यह है कि जब ब्रिटिश इंडिया ने तिब्बत के साथ में यह एग्रीमेंट साइन किया था तो उस समय तिब्बत इंडिपेंडेंट नहीं था, इसलिए तिब्बत के पास में ना ट्रीटी साइन करने का हक ही नहीं था। चाइना मैकमोहन लाइन को इलीगल बताता है और कॉलोनियल लीगेसी का पार्ट मानता है, इसलिए वो आज इस बॉर्डर को एक्सेप्ट नहीं करता। समझ रहे हो? मतलब आज तक वो इस बॉर्डर को एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन देखो, मैं आपको ना एक पैटर्न दिखाता हूं। चाइना की हरकतों में ना एक पैटर्न देखने को मिलता है। एशियन गेम्स हुए कब? 2023 में। इन गेम्स में चाइना ने अरुणाचल के वुसु एथलीट्स को ना एंट्री डिनाई कर दी। 2023 की बात है। एशियन गेम्स में चाइना ने अरुणाचल के वुसु एथलीट्स को एंट्री डिनाई कर दी। उन्हें स्टेपल्ड वीजा इशू किया। स्टेपल्ड वीजा मतलब स्टैंप नहीं लगाई और पासपोर्ट के साथ में एक पेपर को स्टेपल करके दे दिया, पिन लगा के दे दिया। एग्जाम्पल 2 देखिए आप। चाइना ने ना रिसेंटली अरुणाचल के 30 प्लेसेस का नाम बदल दिया। वो अपने मैप में नए जो चाइनीज नाम है ना वो यूज करता है। तो इन हरकतों का क्या मतलब है? सीधा सीधा चाइना ना इसे ग्रे जोन वारफेयर कहता है। वार नहीं करेंगे पर देखो शांति भी नहीं रहने देंगे। सूजू जो चाइना के एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिस्ट थे, उन्होंने ये बोला था, सुप्रीम आर्ट ऑफ वार इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। मतलब सबसे बड़ी जो वार की आर्ट है वो तो यही है कि बिना लड़े अपने दुश्मन को दबा दो, हरा दो। और चाइना यही कर रहा है। ये जो छोटी छोटी प्रोवोकेशंस है ना चाइना की तरफ से, छोटी छोटी जो चिंगारियां हैं, कभी भी देखो बड़ी आग लगा सकती हैं। चाइना को ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। और लेकिन एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं कि चाइना इतना ज्यादा डेस्परेट क्यों है? देखो, ये अरुणाचल जो है वो चाइना के लिए सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। चाइना अरुणाचल के ऊपर बार बार क्लेम करता है। उसका रीजन ये है तवांग मोनेस्ट्री जो अरुणाचल में है, ये देखो दुनिया की ना सेकंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है। और जो 6वें दलाई लामा थे ना वो तवांग में ही पैदा हुए थे। चाइना को डर ये है कि अगले दलाई लामा तवांग से हो सकते हैं, मतलब अरुणाचल से हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो तिब्बत पर उनका जो कंट्रोल है वो कमजोर हो जाएगा, इसलिए वो तवांग और पूरे अरुणाचल पर क्लेम करते हैं। मतलब अरुणाचल पर चाइना का जो क्लेम है ये पॉलिटिकल कंट्रोल और रिलीजियस लेजिटिमेसी की लड़ाई है। पॉलिटिकल कंट्रोल और रिलीजियस लेजिटिमेसी की लड़ाई है। और इसलिए देखो, आर्टिकल की जो वार्निंग है बहुत क्लियर है। हम ना इस इश्यू को माइनर इश्यू मान के इग्नोर नहीं कर सकते। अगर देखो हम चुप बैठे रहे तो चाइना की तरफ से ना ये एक न्यू नॉर्मल बन जाएगा। तो इस वजह से ना इंडिया ने हमेशा स्ट्रोंग रिएक्ट किया है जब भी चाइना ने अरुणाचल से संबंधित कुछ कुकृत्य किया है, कुछ ऐसी हरकत की है। इस केस में भी ना एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने यह बोला कि इन्वेंटेड नेम से ग्राउंड लेवल पर रियलिटी चेंज नहीं होगी और अरुणाचल प्रदेश जो है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है और हमेशा रहेगा। लास्ट में वे फॉरवर्ड में राइटर बोलते हैं, हमें देखो बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट तेज करना होगा, जैसे सेला टनल का कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा ईस्टर्न सेक्टर में ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट बढ़ानी होगी ताकि चाइना के किसी भी मिस एडवेंचर से हम पहले से रेडी रह सकें। और जैसे देखो चाइना पासपोर्ट जैसी घटनाएं करता है ना, तो हमें ना हमेशा छोटे से छोटे प्रोवोकेशन का जवाब देना होगा। चाइना ना एक सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक यूज करता है। वो धीरे धीरे सिचुएशन बदलना चाहता है और आर्टिकल यही समझाता है कि सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं जैसे होता है ना कि आप क्या करते हो, 2 कदम आगे आते हो फिर 1 कदम पीछे चले जाते हो। तो इससे होता क्या है, सामने वाला सोचता है अरे कोई बात नहीं यार, पीछे चला गया है, लेकिन ऐसा कर करके ना आप बहुत आगे आ जाते हो। तो चाइना यही सलामी टैक्टिक यूज करता है कि थोड़ा थोड़ा करके काट दो सामने वाले को। तो बात सिर्फ देखो पासपोर्ट की नहीं है, बात चाइना के
बड़े कंस्पिरेसी की है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।